join us in the darkness, Skullhead. शाम होते होते शामू स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। पूरे स्टेशन पर शामू के अलावा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर से आती अजीब अजीब जानवरों की आवाजें, और ऊपर गरजते बादल उस सुनसान स्टेशन के माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। शामू अपने कपड़ों और शरीर पर लगी मिट्टी को जितना हो सका साफ कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर थोड़ी बहुत मिट्टी अब भी लगी हुई थी। शामू एक लकड़ी की बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने पटरी पर टिकी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी कहीं से आकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेटा, बहुत जल्दी में लग रहे हो। जी, बस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस जगह से भाग कर आए हो वहां से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इतना समझ लो, कभी कभी इंसान जगह छोड़ देता है, लेकिन जगह उसे नहीं छोड़ती। शामू कुछ पल तक बूढ़े आदमी को देखता रहा, लेकिन बूढ़ा आदमी बिना कुछ और कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। शामू की नजरें कुछ देर तक उसके पीछे जाती रहीं। ये कैसी बात कर गया? तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही शामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा बस अब वो इस डरावनी जगह से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी ट्रेन के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। भगवान का शुक्र है, किसी तरह वहां से बचकर निकल आया। अब बस जल्दी से घर पहुंचना है। शामू ट्रेन के एक लगभग खाली डिब्बे में चढ़ गया। वो बाईं तरफ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक सामने करीब 65 से 70 साल का एक आदमी बैठा था। उसके लंबे घने सफेद बाल थे। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठा था। शामू की दूसरी तरफ खिड़की के पास एक आदमी बैठा था। उसने सिर से पैर तक पुराना कंबल ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। शामू ने खिड़की वाली सीट पर बैठकर लंबी सांस ली। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन पीछे छूटता गया। लेकिन हिम्मतनगर का नाम अब भी उसके जहन से नहीं निकल रहा था। करीब 5 मिनट तक डिब्बे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज और खिड़की से आती हवा। उसी समय सामने बैठे साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने बिना शामू की तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, बेटा,
बचकर तो आ गया, लेकिन वो चीज अभी भी तेरे पीछे है। श्यामू चौंक गया। उसने तुरंत साधु की तरफ देखा। बाबा, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारे पीछे अब भी 3 परछाइयां चल रही है। साधु की बात सुनकर श्यामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो उठी। आप ये क्या कह रहे हैं? जिस गांव से तुम लौटे हो, वो किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। श्यामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला और चाय वाले का दिया हुआ ताबीज निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। आपको कैसे पता कि मैं किसी गांव से लौटकर आया हूं? साधु ने पहली बार श्यामू की तरफ देखा। उनकी नजरें सीधे श्यामू की आंखों में ठहर गईं। उन नजरों में ऐसा रहस्य छिपा था कि श्यामू के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्योंकि मैं भी कभी हिम्मतनगर गया था। इतना कहते ही अचानक पूरे डिब्बे की लाइट एक बार झपकी, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, और अगले ही पल पूरा डिब्बा कुछ सेकंड के लिए घने अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइट वापस आई, श्यामू ने घबराकर सामने देखा, लेकिन साधु अपनी जगह पर नहीं थे। बाबा, बाबा! श्यामू ने घबराकर पूरे डिब्बे में चारों तरफ देखा, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। मानो वो कभी वहां बैठे ही नहीं थे। उसी समय पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। श्यामू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। बगल वाली सीट, जहां अभी कुछ देर पहले कंबल ओढ़े एक आदमी बैठा था, अब वहां करीब 20-22 साल की एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके बाल हल्के हल्के चेहरे पर बिखरे हुए थे। श्यामू ने खुद को समझाया, शायद वो आदमी अपनी सीट से उठकर चला गया होगा और उसकी जगह ये लड़की आकर बैठ गई होगी। श्यामू ने ज्यादा नहीं सोचा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी बगल में बैठी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। और फिर बिना होठ हिलाए उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भैया। श्यामू अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी नजरें लगातार उस लड़की पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच देख रहा है या एक और डरावना सपना शुरू हो चुका है। डिब्बे के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया। श्यामू कुछ पल तक उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लड़की उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तभी श्यामू ने धीरे से पूछा, कोमल? भैया, तुम बहुत देर से आए। श्यामू का गला सूख गया। वो धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। कोमल, सच में तुम हो? लड़की ने इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मासूमियत अचानक गायब हो गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदलने लगी और उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जिसे देखकर श्यामू के कदम वहीं रुक गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? नहीं, नहीं कोमल, मैं तब बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना कहते ही पूरे डिब्बे की लाइट फिर से बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया।
सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज। और तभी वही धीमी सी हंसी फिर से अंधेरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। वो लड़की वहां से गायब थी। श्यामू ने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। दूसरी तरफ बैठे यात्री बिल्कुल सामान्य बैठे थे। उनके चेहरों पर जरा भी डर नहीं था, मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। क्या ये सब सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। श्यामू ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना जंगल था। न कोई स्टेशन, न कोई गांव, सिर्फ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी धुंध छाई हुई थी। अरे, बीच जंगल में ट्रेन क्यों रुक गई? शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। तभी श्यामू ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो धुंध के बीच कोई खड़ा था। वो बिना हिले बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कौन खड़ा है? उसी समय जिस तरफ जंगल में वो सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था, उसी तरफ से एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। श्यामू, पुत्र आ, तेरा इंतजार बहुत सालों से कर रहे हैं। अब तू और नहीं बच सकता। वो आवाज सुनते ही श्यामू के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसके कांपते हाथों से ताबीज छूटकर सीट के नीचे जा गिरा। श्यामू ने घबराकर तुरंत नीचे झुककर ताबीज उठाया, लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उसके कान के पास एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तेरी बारी है। उसी क्षण श्यामू झटके से पीछे घूमकर देखने लगा। सामने एक परछाई खड़ी थी और फिर वही रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजने लगी। डर क्यों रहा है? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। श्यामू ने तुरंत ताबीज को सामने की ओर कर दिया। अचानक ताबीज से तेज सफेद रोशनी निकली। रोशनी सीधे सामने खड़ी परछाई पर पड़ी। परछाई एक दर्द भरी चीख के साथ झटके से पीछे हट गई। ट्रेन में इतना कुछ घट चुका था कि श्यामू अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। वो तुरंत ट्रेन से उतरकर सीधे जंगल की तरफ तेजी से भाग निकला। कुछ दूर भागने के बाद श्यामू अचानक ठिठक गया। सामने कोमल खड़ी थी। उसका चेहरा देखते ही श्यामू के कदम वहीं रुक गए। कोमल, तुम फिर से मेरे सामने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सुनो, ध्यान से सुनो। जो कुछ तुमने हिम्मतनगर में देखा है वो पूरी सच्चाई नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पिताजी कभी बुरे नहीं थे। उन्होंने आखिरी सांस तक हम सबको बचाने की कोशिश की थी। फिर उनके अंदर वो राक्षस कैसे आ गया? क्योंकि उन्होंने कालनाथ को अपने ही शरीर में कैद कर लिया था। अगर पिताजी ऐसा नहीं करते तो उस रात पूरा गांव उसी समय खत्म हो जाता। उन्होंने अपनी आत्मा की कीमत देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन वो खुद कभी आजाद नहीं हो पाए। अचानक जंगल के अंदर से
एक भयानक आवाज सुनाई दी। श्यामू और कोमल दोनों ने घबराकर उस दिशा में देखा। कोमल, मैंने तुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इतना सुनते ही कोमल दर्द से चीख उठी। उसके पूरे शरीर पर काले धुएं की जंजीरें लिपटने लगी। कोमल, तुम्हें क्या हो रहा है? कालनाथ हर अमावस्या एक नई आत्मा अपने साथ बांधता है। अगर उसे तेरी आत्मा मिल गई तो उसकी ताकत इस गांव की सीमा में बंधी नहीं रहेगी। वो इस गांव से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी अपना शिकार बना सकेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें हिम्मतनगर वापस आना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। किसके साथ? तुम किसकी बात कर रही हो? जिसने तुम्हें ताबीज दिया था उसे ढूंढो। वो सिर्फ चाय वाला नहीं है। तो वो कौन है? भैया, वो ताकत मुझे खींच रही है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। भैया, याद रखना, उस पुराने तालाब के पास एक बहुत पुरानी हवेली है। वहीं तुम्हें सारी सच्चाई मिलेगी। कोमल की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। श्यामू कुछ पल तक उसी दिशा में देखता रहा। उसके सामने अब सिर्फ सुनसान इलाका था। कोमल, तुमने जो कहा है मैं उसे पूरा करूंगा। मुझे उस हवेली तक पहुंचना ही होगा। श्यामू ने एक आखिरी बार उस दिशा में देखा जहां से कोमल की आवाज आई थी। फिर वो पुराने तालाब की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास वही बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। श्यामू कुछ पल तक हवेली को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ गया। श्यामू धीरे धीरे हवेली के पुराने दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा पहले से ही टूटा हुआ था। श्यामू ने कुछ पल तक अंदर झांक कर देखा, फिर हिम्मत जुटाकर वो टूटे हुए दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। श्यामू ने धीरे से एक कदम और आगे बढ़ाया। सामने दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर टंगी थी। श्यामू तस्वीर के करीब गया। उसकी नजर तस्वीर के नीचे लिखे नाम पर पड़ी। कालनाथ। नाम पढ़ते ही श्यामू के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था कि इस हवेली का रिश्ता कालनाथ से बहुत पुराना था। श्यामू अभी उस नाम को देख ही रहा था कि अचानक हवेली के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। तू आखिर यहां तक आ ही गया श्यामू। आवाज सुनते ही श्यामू के कदम वहीं रुक गए। उसे समझ आ गया कि कालनाथ उसे हवेली के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। श्यामू ने डरते हुए हवेली के अंदर चारों तरफ देखा। कालनाथ, तुम यहां हो? मैं यही हूं। तूने जिस सच्चाई को जानने की कोशिश की, अब उसी सच्चाई के बीच खड़ा है। कालनाथ की आवाज हवेली के अंदर गूंजती रही। श्यामू ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे हाथ में कसकर पकड़ लिया। तो फिर सामने आओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। हवेली के अंधेरे हिस्से में कालनाथ की एक बड़ी सी परछाई धीरे धीरे श्यामू के सामने साफ होने लगी। उसका चेहरा
अब भी अंधेरे में छिपा था। तू मुझे रोकने आया है? हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुझे लगता है ये छोटा सा ताबीज मुझे रोक सकता है? मुझे नहीं पता ये मुझे बचा पाएगा या नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। कालनाथ की बड़ी सी परछाई धीरे धीरे शामू की तरफ बढ़ी। तो फिर आखिरी बार अपनी हिम्मत दिखा शामू। कालनाथ की बड़ी सी परछाई शामू के बिल्कुल करीब आ गई। अचानक हवेली की दीवारें हल्की सी कांपने लगी। कालनाथ ने अपना हाथ शामू की तरफ बढ़ाया। तभी शामू ने पूरी ताकत से ताबीज कालनाथ की तरफ फेंक दिया। ताबीज सीधे कालनाथ से जा टकराया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरी हवेली में फैल गई। कालनाथ तेजी से पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल कालनाथ सफेद रोशनी में घिर गया। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। फिर वो सफेद धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। कालनाथ के खत्म होते ही हवेली में फैला अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। शामू धीरे धीरे हवेली के बाहर आने लगा। बाहर आते ही उसकी नजर सामने खड़ी मौसी, मौसा और कोमल पर पड़ी। तीनों की आत्माएं शांत खड़ी थीं। शामू उन्हें देखकर भावुक हो गया। मौसी, मौसा, कोमल। बेटा, आज तूने हम सबको आजाद कर दिया। हमें माफ कर देना शामू। भैया, हमेशा खुश रहना। आप तीनों भी हमेशा खुश रहना। तीनों ने शामू को आखिरी बार देखा। फिर धीरे धीरे तीनों की आत्माएं सफेद रोशनी में विलीन हो गईं। शामू कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उस रात हिम्मतनगर का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया और शामू ने सीखा कि डर से भागने के बजाय सच्चाई और हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। इसी के साथ हिम्मतनगर की कहानी हमारा हमेशा चैनल के का लिए रीच डाउन हो गया खत्म है। हो गई। 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं। सब्सक्राइब नाउ एंड कमेंट बिलो। आप लोगों को अब वाला वीडियो कैसा लगा।